आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 9th क्लास की वर्कशीट जो है सामाजिक विज्ञान से और उसके भी लोकतांत्रिक राजनीति से। और हमारे टॉपिक का नाम है आज, यानी हमारे पाठ का नाम है संस्थाओं का कामकाज और आज की तारीख है 6 अक्टूबर। संस्थाओं के कामकाज के अंतर्गत हम हमारी वर्कशीट नंबर 40 के तहत आज जानेंगे नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और किन संस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो हम किन संस्थाओं के कामकाज की बात कर रहे हैं ये हमारी वर्कशीट में हमें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा और वो मैं आपको अभी बताती हूँ। उससे पहले हम कुछ और खास बातें जान लें, जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया। नीति अर्थात नियम, नियमों के अंतर्गत जो फैसले लिए जाते हैं उनकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से वो लिए जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। आज की वर्कशीट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे जरूरी चीजें आपको बता देती हूँ, यानी कि हम ये जान लेते हैं पहले कि आज हम हमारी वर्कशीट में पढ़ने वाले क्या हैं। कुछ चीजें आज हम पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि केंद्र सरकार क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे कि केंद्र सरकार की मदद करने के लिए कौन सी संस्थाएं होती हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि इन संस्थाओं की जरूरत ही क्यों पड़ती है और फिर हम जानेंगे इन संस्थाओं के प्रमुख अधिकारी कौन हैं। और फिर हम पांचवी चीज जिसे जानने की कोशिश करेंगे वो है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, या लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, आपने सुना ही होगा वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया मैच जब हम खेलते हैं तब। तो यानी कि दोनों को एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के अपोजिट रख के हम दोनों की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो ये थी मोटी मोटी बातें। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। हम जानेंगे केंद्र सरकार के बारे में, उसकी संस्थाओं के बारे में, संस्थाओं की जरूरत ही क्यों है, संस्थाओं के प्रमुख अधिकारी कौन है, और उसके बाद लोकसभा बनाम राज्यसभा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। ये है हमारी पहली लाइन। आगे बढ़ने से पहले मैं इसे स्पष्ट कर देती हूँ। देखिए, आपको याद होगा आपने 6ठी से 8वीं कक्षा के अंतर्गत सरकारों के बारे में पढ़ा कि कितनी तरह की सरकारें भारत में हैं। वैसे कुछ बातें आपको याद होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ चीजें भूल भी गए हों, तो इसलिए एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे छोटे स्तर की जो सरकार होती है भारत में, उस सरकार को स्थानीय सरकार कहते हैं। जो आपने देखा होगा और सुना होगा एमसीडी के इलेक्शन, नगर निगम या गांव में पंचायत वगैरह, गांव में एक अलग तरीके के जो स्थानीय स्तर के इलेक्शन होते हैं। तो ये स्थानीय स्तर मतलब छोटे स्तर पर या छोटे छोटे क्षेत्रों में अपने अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारी स्थानीय सरकार आती है। तो ये हुई हमारी सबसे छोटे स्तर की सरकार, जिसमें नगर निगम या गांव की हम बात करते हैं। अब इससे बड़े स्तर की जो सरकार है हमारे पास, वो है हमारी राज्य सरकार। यानी कि मुख्यमंत्री का जब हम चुनाव करते हैं या मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए जब हम इलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो हमारी राज्य सरकार के इलेक्शन होते हैं। तो दूसरे स्तर की जो सरकार है वो है हमारी राज्य सरकार। राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं केंद्र सरकार की, यानी पूरे राष्ट्र के स्तर पर बनाई जाने वाली सरकार। जब पूरे राष्ट्र के यानी पूरे देश के स्तर पर सरकार बनाई जाती है, जब हम प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि हम वोट करते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो सके, तो वो राज्य स्तर की सरकार, राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है। तो राष्ट्रीय स्तर की सरकार को हम केंद्र सरकार भी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, संघ की सरकार भी कहते हैं। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ सारी चीजों को,
अपने दिमाग में अच्छे से बिठाने का प्रयास कीजिए। सबसे ऊपरी स्तर पर या सबसे बड़े स्तर की जो सरकार है वो है पूरे देश की सरकार, जिसे हम राष्ट्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या संघ की सरकार के नाम से जानते हैं। 4 नाम मैंने आपको बताए, मैं रिपीट करती हूँ। राष्ट्रीय सरकार, केंद्र की सरकार, संघ की सरकार और इंग्लिश में सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एक ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम राज्य सरकार के या स्थानीय सरकार के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार के बारे में। इसलिए राज्य सरकार या स्थानीय सरकार पर हम अभी विस्तृत चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बारे में मैंने जो कुछ आपको बताया वो सिर्फ आपको याद दिलाने के या अनुमान लगाने के लिए बताया। आज हम पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार के बारे में। तो जो पूरे देश के स्तर पर सरकार बनती है वह पूरे देश के लिए निर्णय लेती है, और इन निर्णयों को लेने के लिए कुछ संस्थाएं मदद करती हैं। अब सीधी सी बात है, पूरे देश के लिए जब फैसले लिए जाएंगे तो कुछ नियम बनाए जाएंगे। नियमों को बनाना, नियम यानी कि कानून, हम कहते हैं ना यही कानून है, यही नियम है। तो नियमों को बनाने वाली संस्था है एक, जिसे नियम, कानून और विधान एक ही शब्द है, और विधान या विधि शब्द से ही बना है हमारा विधायिका। तो वो प्रमुख संस्था जो केंद्र सरकार को नियम बनाने में, कानून बनाने में मदद करती है, उसका नाम है विधायिका। और जो इन कानूनों का पालन करवाती है, जो कानून बनाए गए उनका पालन भी तो करना होगा, पालन देश के लोग उसका पालन करेंगे, तो पालन जो करवाए, तो ये पालन करवाने वाली संस्था हो गई कार्यपालिका। जो पालन करवाए वो कार्यपालिका। अब इसके बाद ये भी तो जांच होनी चाहिए कि जो कानून बनाए गए हैं वो सही हैं या नहीं। तो जो कानूनों की समीक्षा करे कि सही है या गलत, जो सही गलत का फैसला करे वो न्याय कर रहा है, यानी न्यायपालिका है। तो सही गलत का फैसला करने वाली तीसरी संस्था जो कानूनों की समीक्षा करेगी वो है न्यायपालिका। अगर कोई भी कानून बनाया जाता है संविधान के अंतर्गत, उसमें हेरफेर किया जाता है, तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, अथवा हम में से यानी कि आम जनता में से या किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि बनाए गए हुए जो भी नियम बनाया गया है उसमें कुछ कमी है, या उसमें कुछ ठीक नहीं है, या उसमें उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, या उसे कुछ भी अच्छा मतलब जैसे गलत लगता है। अब अच्छा नहीं लगने को तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो उसे गलत लगती हैं, जिससे उसे लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है इसमें, तो वह न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकता है, और उसके बाद न्यायपालिका उस कानून पर एक नए सिरे से विचार कर सकती है। तो अभी हमने जान ली 2 बातें। सबसे पहले ये कि केंद्र सरकार हम चुनते हैं, राष्ट्र के स्तर पर जो बनाई जाती है वो, उसकी मदद करती हैं 3 संस्थाएं, और इन संस्थाओं की मदद की आवश्यकता या इन संस्थाओं की जरूरत क्यों होती है। आपको पता है जब हम सरकार चुनते हैं तो हमारी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि वो हमारी सुरक्षा व्यवस्था करे, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास कार्य, इन सब चीजों पर वो ध्यान दे। अब इन सब चीजों पर ध्यान देने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और केंद्र सरकार उसके लिए हमसे टैक्स भी लेती है। लेकिन सिर्फ पैसा ले लेना जो समस्या भर को पूरा या हल नहीं कर सकता, या कार्यों को पूरा नहीं कर सकता। तो कार्यों को पूरा करने के लिए लोगों की जरूरत है, और उन्हीं लोगों से, चुने हुए लोगों से, जो हम चुनकर भेजते हैं, उन्हीं चुने हुए लोगों से संस्थाएं बनाई जाती हैं। तो कुछ संस्थाएं हमारे चुने हुए लोगों द्वारा बनाई जाती हैं, जबकि कुछ अन्य तरीकों से बनाई जाती हैं, जिसमें हमारे चुनाव का योगदान नहीं होता है, जिसमें ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो पढ़ लिख कर एग्जाम्स पास करके उन संस्थाओं तक पहुंचते हैं और सरकार की मदद करते हैं निर्णय लेने में और कार्य करने में। तो अब मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, राजनीतिक संस्थाओं की जरूरत इसलिए है सेंट्रल गवर्नमेंट को, या हमें इसलिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता है, क्योंकि सभी विकास कार्यों को करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो नियम बना सके, नियमों का पालन करवा सके, और नियम सही हैं या गलत इस पर विचार विमर्श कर सके। और जो लोग हमने चुनकर भेजे हैं वो इन निर्णयों में
निर्णयों को लेने में मौजूद रहें, ये जरूरी है ताकि लोकतंत्र बना रहे। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन राजनीतिक संस्थाओं का मुख्य अधिकारी कौन है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र है और ये जरूरी है कि जो भी संस्थाएं बनाई जा रही हैं उसमें हमारे चुने हुए अधिकारी हों। तो इन संस्थाओं के जो प्रमुख अधिकारी हैं वो कौन है, उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप जानते ही हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि देश का प्रमुख कौन, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए सरकार का प्रमुख कौन, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री। देखिए दोनों बातें कितनी मिलती जुलती हैं पर दोनों ही अलग हैं। देश का प्रमुख राष्ट्रपति और देश में जो सरकार मौजूद है उसका प्रमुख प्रधानमंत्री। तो इस बात में इतना फर्क कैसे? औपचारिक रूप से सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन काम करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें मुख्य व्यक्ति या मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री होता है। तो उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। सारी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, लेकिन वह उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री के पास जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए वो उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो उन्हें मिली हुई होती हैं। इसीलिए औपचारिक रूप से शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, लेकिन प्रयोग उनका प्रधानमंत्री करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें यहाँ पर कि जिस तरह से अभी हमने कहा कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, वह प्रयोग नहीं करते हैं, वहीं हम प्रधानमंत्री के बारे में यह बात भी कर लें कि प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का उस हद तक जाकर प्रयोग कर पाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री के कहे अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रमुख की या संस्थाओं की। जब हम बात करें प्रमुख अधिकारियों की, तो अब आई बात संसद की। इसको याद रखिएगा, राष्ट्रपति की जब हम बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम संसद की बात कर रहे हैं तो हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। संसद अपने आप में एक बड़ी संस्था है और इस संसद के दो भाग हैं जिसे हम दो सदन बोलते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है। मैं आपको बता देती हूं इन दोनों में अंतर क्या है। लोकसभा में जितने भी सदस्य मौजूद होते हैं उन्हें हम चुनाव के जरिए से चुनते हैं, मतलब वोट देकर चुनते हैं, और हमारे चुने हुए लोग, मतलब जो लोग इलेक्शन में जीतते हैं, सांसद के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन में जो सांसद जीतते हैं चुनाव प्रक्रिया के बाद, वो लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उन्हें लोगों द्वारा जो राज्य सरकार बनाई जाती है, मतलब राज्य में जो भी सरकार होती है, राज्यसभा के सदस्यों को वह चुनकर भेजती है। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, लोकसभा के सदस्यों को आम जनता चुनकर भेजती है लोकसभा तक, यानी आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में सदस्य बनते हैं, जबकि राज्यसभा में लोगों द्वारा चुनी गई राज्य सरकार सदस्य चुनकर भेजती है। इसके अलावा जब बात कर रहे हैं हम संसद किस किस से मिलकर बनती है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण नाम है राष्ट्रपति का। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है, लेकिन राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने बात की कि लोकसभा में जो व्यक्ति मौजूद हैं, यानी जो प्रतिनिधि सदस्य मौजूद हैं, उन सदस्यों को लोग चुनकर भेजते हैं। तो जिन्हें लोग चुनकर भेज रहे हैं वो राष्ट्रपति तो है ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति को तो लोग हम में से कोई चुनता ही नहीं है, सीधे स्तर पर उनका चुनाव होता ही नहीं है। और राज्यसभा में वो सारे व्यक्ति हैं, यानी वो सदस्य हैं जिन्हें लोगों द्वारा बनाई गई राज्य सरकार ने चुनकर भेजा है। तो राष्ट्रपति इसीलिए ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देती हूँ कि प्रधानमंत्री का चुनाव, जो सरकार राष्ट्र में बनती है, केंद्र में सरकार बनती है,
उनका जो प्रिय नेता होता है उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो लोकसभा के इलेक्शन में जो पार्टी विजय हासिल करेगी वो अपने प्रिय व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगी। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस तरह प्रधानमंत्री किसका सदस्य हो गया? लोकसभा का सदस्य हो गया। लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब प्रधानमंत्री राज्यसभा से बनाया जाता है। मतलब लोकसभा में वो लोग हैं जो इलेक्शन लड़कर जीत कर आए हैं, राज्यसभा में वो लोग हैं जिन्हें राज्य सरकारों ने भेजा है। तो ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार ने राज्यसभा में सदस्य बनाकर भेजा है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और उसके चुनाव की अपनी एक प्रक्रिया है। उस पर हम समय के अनुसार कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने 2 कार्यकाल, बहुत ही एक से ज्यादा कार्यकाल उन्होंने पूरे किए राज्यसभा के सदस्य रहकर। तो अब हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति किसी भी सभा का सदस्य नहीं है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, लेकिन प्रधानमंत्री इनके सदस्य होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद और एक खास बात जो मैं आपको बता रही थी वो ये कि लोकसभा के सदस्यों को भी सांसद कहा जाता है और राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद कहा जाता है, क्योंकि ये संसद के सदस्य हैं। इसलिए ये दोनों ही, इन दोनों में मौजूद सभी सदस्य सांसद हैं। संसद के सदस्य हैं तो सांसद हैं। तो चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। आपको याद रखना है राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा मिलकर जो प्रस्ताव पारित करते हैं उन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या उसकी मंजूरी जरूरी होती है। अब बढ़ते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अभी अभी हमने राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, उस पर चर्चा की। अब हम ये जान लेते हैं कि इन दोनों में से पावरफुल कौन है। राज्यसभा के पास कुछ शक्तियां होती हैं, कुछ विशेष अधिकार होते हैं, लेकिन लोकसभा के पास सर्वोच्च अधिकार होते हैं। मतलब ज्यादा शक्तियां किसके पास होती हैं? लोकसभा के पास होती हैं। इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए हैं और हम बारी बारी तीनों उदाहरणों पर बात कर लेते हैं। पहला उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई भी मत यानी कि कोई भी नियम पारित करना चाहते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उस मत पर विचार चलता है और राज्यसभा के सदस्यों को वो कानून के पक्ष में, अगर राज्यसभा के सदस्य कानून को पारित करने के पक्ष में नहीं है तो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि लोकसभा जिस कानून को पास करवाना चाहती है वो पारित हो जाएगा। मतलब लोकसभा जिसे प्राथमिकता देगी वो कानून पारित हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं दूसरे उदाहरण की। कोई ऐसा नियम है जिसे पारित करने के साथ साथ पैसे की जरूरत भी पड़ेगी, मतलब धन विधेयक है वो, उसमें बजट पास करना है। तो अगर बजट पास करना है और उस पर राज्यसभा सहमत नहीं है, लोकसभा उसे पास कर रही है, तो राज्यसभा केवल 14 दिन तक उस बिल को रोक सकती है, उस पर अपनी सलाह दे सकती है। लेकिन लोकसभा की मर्जी है वो उस सलाह को माने या ना माने। 14 दिन के बाद वो विधेयक पास या वो बिल पास हो जाएगा। इसलिए राज्यसभा 14 दिन तक ही उसे रोकती है, उसे पास कर देती है। वो अगर पास नहीं भी करे तो भी वो पास माना जाएगा। तो राज्यसभा की शक्ति देखिए कितनी कम है। अब तीसरा उदाहरण जिसमें हम देखते हैं राज्यसभा की मुकाबले लोकसभा के पास कितनी शक्ति है। लोकसभा के बारे में अभी हमने जाना कि लोकसभा में जब हम कहते हैं ना लोकसभा के इलेक्शन है, पूरे देश में इलेक्शन होते हैं और जो भी पार्टी जीतती है लोकसभा के इलेक्शन में वो अपना प्रधानमंत्री बनाती है। लेकिन लोकसभा में जीतने वाली पार्टी के अलावा भी दूसरी पार्टियों के सांसद होते हैं जो जीतकर अपने अपने इलाके से जाते हैं, अपने अपने क्षेत्र से जीतकर जाते हैं। अगर लोकसभा के आधे से ज्यादा लोग ये कह दें कि जो पार्टी मौजूद है जिसका प्रधानमंत्री है यानी जिसकी सरकार मौजूद है, अगर लोकसभा के आधे से ज्यादा लोग ये कह दें कि उनका मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं रह गया। मंत्रिपरिषद कौन? जो पार्टी जीत गई, जिससे प्रधानमंत्री बना, जिस पार्टी से मंत्री बने, वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के प्रति अगर लोकसभा के आधे से ज्यादा लोग कह देते हैं कि उनका विश्वास नहीं है अब उनमें,
अब एक बार फिर से बात को रिपीट करती हूँ, अगर लोकसभा के आधे से ज्यादा सदस्य मौजूदा मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री दोनों के खिलाफ या मंत्री परिषद के खिलाफ ये कह देते हैं कि अब हमारा इसमें विश्वास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो भी मौजूदा प्रधानमंत्री है और उसके जितने भी मंत्री हैं सभी को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये हुई लोकसभा की शक्ति। लोकसभा के सदस्यों के पास ये शक्ति है, बहुमत की शक्ति है, लेकिन राज्यसभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, वो अपना किसी प्रकार का ऐसा कोई मत नहीं दे सकता। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बच्चों, मेरी आपसे विनती है, अगर आपको ये समझ में नहीं आई हो या आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका जवाब दे दूंगी, और हो सके तो इसे रिपीट करके देखना। और हमने आज क्या सीखा, इसे प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम जांचने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक खास बात कहना चाहती हूँ। अब हम 9th स्टैंडर्ड में आ गए हैं और आज हम जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में हम थोड़ी बातें करते हुए आगे बढ़े हैं। 6वीं में, 7वीं में और फिर 8वीं में इन सरकार के बारे में हमने काफी कुछ जाना, लेकिन क्योंकि हम ये टुकड़ों में पढ़ते हैं इसलिए कई बार बच्चे भूल जाते हैं। आप भी भूल गए हो इसकी संभावना है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि क्या आपको पता है केंद्र सरकार क्या है, आपसे अगर कोई ये कहे कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव किस तरह होता है, अगर आपसे इस तरह की कोई छोटी सी बात पूछ ले और आपको ना पता हो, तो वह क्या सोचेगा आपके विषय में और क्या सोचेगा आपके शिक्षक या शिक्षिका के विषय में कि बच्चों को कुछ सिखाया नहीं, और या फिर वो आपके विषय में सोचेगा ये तो कुछ पढ़ती ही नहीं। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो इसके लिए आप एक बार पूरी वर्कशीट देखिएगा। ये नहीं कि सीधा प्रश्न उत्तर का पोर्शन निकाला और सीधा प्रश्न उत्तर लिख लिए। आपको अच्छी जानकारी के लिए जरूरी है आप अपनी छोटी सी वर्कशीट पर अपने 15-20 मिनट खर्च कर दें, और जो पूरी वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है उसे आप अच्छे से सुन लें, एक बार देख लें। और अब हम हमारे प्रश्नों के जरिए से सारी बातों को रिपीट करेंगे, क्योंकि बार बार चीजों को पढ़ने से याद हो जाती है। जिन बच्चों ने पूरी वर्कशीट सुनी है उन्हें सच में ऐसा लगा होगा कि कुछ खास बातें पता चल गई, और अब वो क्वेश्चन आंसर करते हुए जब एक बार दोबारा सारी चीजों को रिपीट कर लेंगे तो दोबारा कभी भी इसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ याद रह जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग वैसे भी बहुत तेज है, बच्चों का दिमाग होता ही तेज है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम बताइए। तो देश की केंद्र सरकार से हम क्या समझते हैं इस पर हमने सबसे पहले चर्चा की थी। राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे देश के स्तर पर जो सरकार बनती है उसे हम केंद्र सरकार, संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या राष्ट्र सरकार के नाम से जानते हैं। और इसकी 3 प्रमुख संस्थाएं हमने पढ़ी थी, जो कानून बनाए विधायिका, जो कानून का पालन करवाए कार्यपालिका, और जो कानूनों की समीक्षा करे सही है या गलत वो न्यायपालिका। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपके लिए ये रहा। अब हम करते हैं दूसरे प्रश्न की बात, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये बात की थी कि सरकार जो भी नियम कानून बनाती है, पालन करवाती है, इन सभी के लिए उसे संस्थाओं की जरूरत है, क्योंकि एक व्यक्ति तो एक सारे काम नहीं कर सकता, 2-4 व्यक्ति भी नहीं कर सकते, इसके लिए पूरे बड़े बड़े समूहों की जरूरत है। इसलिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है, और इसका सटीक उत्तर है ये, जिसमें हमने बात की थी कि सरकार पर कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और इसके अलावा विकास, यहाँ पर कॉमा लगा लीजिएगा, और इन सभी के लिए संस्थाओं की जरूरत होती है, और इन्हीं संस्थाओं के जरिए से लोकतंत्र ठीक से काम कर पाता है। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, और हर लिए जाने वाले फैसले में लोगों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए, और इन राजनीतिक संस्थाओं में हमारे प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो इसलिए हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता है। एक सरकार अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा कर सके, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्हें संस्थाओं की जरूरत होती है। तीसरी बात ये कि लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है और उनके प्रतिनिधि उनका फैसला हर बनाए जाने वाले कानून में
शामिल हो सके, इसलिए राजनीतिक संस्थाओं की मोटे तौर पर हमें आवश्यकता है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे प्रश्न की, संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन अपनी भूमिका निभाते हैं, और ये बात तो हम कर ही चुके हैं। वो मुख्य लोग हैं हमारे सामने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदन, लोकसभा व राज्यसभा, जिसमें हमने पढ़ा कि लोकसभा ज्यादा ताकतवर है। लोकसभा ज्यादा ताकतवर क्यों है? क्योंकि उसमें सदस्यों की संख्या भी ज्यादा है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ। देखें तो हमारे बच्चे कितनी खोजी प्रवृत्ति के हैं और वो और कितना जानना चाहते हैं। आपको बताना ये है कि लोकसभा में, भारत की लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं और भारत की राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। आप इसे इंटरनेट से भी खोज सकते हैं, अपनी 9वीं क्लास की किताब से भी देख सकते हैं और 8वीं क्लास की किताब से भी इसका पता लगा सकते हैं, और गूगल तो सबका है ही। तो देखते हैं, आप इसका प्रश्न खुद से खोजते हैं, दूसरों की मदद से खोजते हैं, कहीं से भी खोजिए, बस इसका उत्तर लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। अभी अभी मैंने आपको बताया ही था लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, लोकसभा और राज्यसभा का में क्या फर्क है। लोकसभा में वो सभी सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें हम, यानी कि देश के लोग, आम जन जो है 18 साल से ऊपर के लोग, चुनकर भेजते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, लोकसभा में वे सभी सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें चुनाव प्रक्रिया में विजय हासिल होती है, जबकि राज्यसभा में वो सभी सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य सरकारें चुनकर भेजती हैं। तो ये रहा आपका उत्तर। मैं उम्मीद करती हूँ वर्कशीट आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वर्कशीट पसंद आई है तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वर्कशीट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपकी वीडियो के नीचे शेयर का एक ऑप्शन है, शेयर पर क्लिक करें। व्हाट्सएप, FB, जिस पर भी आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, वीडियो के लिंक को शेयर कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, आप उसे क्लिक कर दें। उसका कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। उसके बाद हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप अपने ज्ञान में इसी तरह वृद्धि करते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और अब मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।